नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार ने जहां एक तरफ विधायकों से अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्य करने के लिए डीपीआर मांगा है, वहीं इधर सरकार के इस फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि इसमें भी भाई भतीजावाद हुआ है, भेदभाव हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ बीजेपी विधायकों से डीपीआर मांगा गया है, कांग्रेस विधायकों को फोन तक नहीं आया है। कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की बात कह रही है। उधर मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ ने विधायकों की तरह बेरोजगारों के लिए बजट में प्रावधान करने की मांग की है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब कर्ज लेकर के महीने दर महीने का खर्च चल रहा है, तो फिर बड़ा बजट आने से क्या वाकई में कुछ होगा? और बड़ा बजट आएगा तो क्या कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे हो पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। क्या व्यापार की मंदी, क्या रोजगार का सवाल हल हो पाएगा इस बजट से? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो बजट मध्य प्रदेश का आने वाला है। जाहिर सी बात है कि बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, रोजगार के, आर्थिक मंदी के, व्यापार के और बाकी तमाम चीजों के, उससे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। सियासी हलकों में इसे लेकर बयानबाजी हो रही है। सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही है, ये सुन लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार करने के लिए एक नई योजना फिर शुरू करी गई होगी, जिसके अंदर बीजेपी के विधायकों से डीपीआर लो, बड़ी बड़ी डीपीआर बनवाओ, उसमें कैसे भ्रष्टाचार करा के कहीं ना कहीं अगले चुनाव की व्यवस्था करने की कोशिश करी गई होगी। और जो विकास की जो अमली जामे की बात मुख्यमंत्री और सरकार करती है, और अगर इस तरीके से छीन के रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं और छीन के जो काम कराने, जनता पूरे प्रदेश की और पूरे प्रदेश की जनता के काम होना चाहिए। अगर सरकार में बैठे लोग सिर्फ सत्ता दल के विधायकों से अगर ये बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लोकतंत्र पे कैसे कत्ल करा जाए, कैसे कुठाराघात करा जाए, इस चीज के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। कांग्रेस को तो कुछ भी कहें तो कमी निकालना ही है, लेकिन संपूर्ण प्रदेश के विकास को ध्यान में रख करके बजट बनेगा। सभी नागरिकों के हितों को ध्यान में रख करके बजट बनेगा। और उधर इस पूरे मामले को लेकर के, बजट को लेकर के, रोजगार चाहने वाले मध्य प्रदेश के लाखों युवा जो हैं, वो बड़ी आस लगाए हुए, टकटकी लगाए हुए इस बजट को देख रहे हैं। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि इस बार स्थितियां बहुत खराब हैं, लेकिन जिस तरह से उनके साथ छलावा होता रहा है, उन्हें इस बात का डर है कि कहीं आर्थिक मंदी का हवाला देकर एक बार फिर से उनके साथ धोखा ना हो जाए। क्या कह रहे हैं बेरोजगार संघ से जुड़े पदाधिकारी, सुनिए। हम बेरोजगार युवाओं के हित की बातें सिर्फ चुनाव के समय घोषणा पत्र में ना की जाए, क्योंकि फिर से आने वाले समय में ऐसा जब चीजें होगी तो फिर से एक बार युवा चला जाएगा। तो जो ये विधायकों के साथ कि भाई आपके क्षेत्र में इतना पैसा खर्च करेंगे, इतने क्षेत्र में करेंगे, तो कम से कम एक राशि युवाओं के लिए भी खर्च की जाए। सारी भर्तियों को समय पे निकालने का प्रयास किया जाए, उन्हें सही समय पे ज्वाइनिंग दी जाए। और साथ ही साथ हम एक मांग करते हैं कि युवा विभाग बनाया जाए, युवाओं के रोजगार के लिए विभाग बनाया जाए। सिर्फ उसे कागज पर नहीं, उसकी परिणति की जाए, उसको वास्तविक धरातल पर उतारा जाए। तो व्यापार की मंदी और रोजगार की मांग, ये ऐसे मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश में हर युवा, हर व्यापारी, हर वर्ग को परेशान किए हुए हैं। आइए सुनते हैं इस वर्ग के लोगों का क्या कहना है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इनके पास पहुंचा और पूछा कि इनकी क्या उम्मीद है इस बजट से। सुनिए। सरकार से चाहते हैं कि राहत भरा बजट दे, ताकि आम जनता और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ बढ़ सके। जो बेरोजगार युवा है, जो युवा अपने घर से सक्षम नहीं है और जो हो सकता है कि शिक्षा के लेवल में भी कम हो, वो वैसे युवा जो है वो बेरोजगारी से ऊपर उठ सके और अपना कुछ छोटा मोटा उद्योग स्थापित कर सके। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको इस बजट से राहत मिले, महंगाई थोड़ी कम हो, ताकि जो लोग काम करते हैं वो आगे जाके महंगाई कम हो तो अपना खुद का काम भी चालू करने के लिए देखें। ऐसा बजट आएगी जो लोगों की व्यवस्था के अनुरूप हो, तो ऐसी अपेक्षा रखते व्यापारीगण भी कि बजट के अनुरूप सब काम हो और बजट जो है उनकी लिमिटेशन में आए, ताकि वो किसी प्रकार की महंगाई पर उस पर जोर न पड़े। ये उम्मीद है साहब कि छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया बजट निकलेगा, क्योंकि छोटे व्यापार से बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं इस प्रदेश में, और छोटा व्यापारी पे अगर कुछ लोड आ गया तो स्थितियाँ फिर बहुत खराब हो जाएगी। 2 साल के इस दौर से इतने त्रस्त हो गए कि अब ऐसा लगता है कि राहत का बजट जरूरी है।
तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, सीधे उन सवालों का रुख करते हैं। फिर कुछ खास मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। कर्ज लेकर काम चल रहा है, बजट का प्लान कैसे बन रहा है? जी हां, बड़े बजट का प्लान कैसे बन रहा है, क्योंकि अगर कर्ज लेकर के ही मध्य प्रदेश की इकोनॉमी चल रही है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि बड़े सवाल उठेंगे, और उनमें से बड़ा सवाल एक ये भी है। इसके अलावा हमारा सवाल है, लाखों को रोजगार का वादा बिना बजट के कैसे पूरा होगा इरादा? ये बजट से पहले भी आपने सुना होगा कि 1 लाख का रोजगार, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, नई भर्तियां होंगी, लेकिन अगर पैसे नहीं तो कैसे होंगे? रोजगार कम, जाहिर सी बात है, उसको लेकर भी सवाल है। एमपी में रोजगार व्यापार पर मंदी की फांस कैसे पूरी होगी, लोगों की आस? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ बड़ा पैनल है आज। कपिल होलकर जी हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। वो बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार के सामने और जनता के सामने, दोनों के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। बहुत स्वागत है कपिल जी आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी को हमने आमंत्रित किया है क्योंकि वो आर्थिक मामलों पर भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग के, लेकिन आर्थिक मामलों पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, इसलिए आज विशेष तौर पर उन्हें हमने आमंत्रित किया है। भूपेंद्र जी स्वागत आपका। राजपाल सिसोदिया जी हैं, व्यापारी से जुड़ी हुई तकनीकी समस्याओं को समझते हैं, उनकी चुनौतियों को समझते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। राजपाल जी का स्वागत करूंगा। और दिनेश सिंह चौहान है, जो बेरोजगार जो संघ है, उनकी समस्याएं जो है रोजगार को लेकर जो उम्मीद है, आज वो उस पर अपनी बात रखेंगे। बहुत स्वागत मैं आपका करूंगा दिनेश जी। सबसे पहले मैं आ जाता हूं भूपेंद्र जी आपके पास। भूपेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं, देखिए 3 बड़े, जब हमने आज लोगों से बातचीत की तो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं: महंगाई, बेरोजगारी और उसके अलावा है व्यापार की मंदी। ये 3 चीज हैं। क्या आपको लगता है बजट में ये तीनों बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और सरकार के पास कोई विकल्प है, कोई सब्स्टिट्यूट है इनको दूर करने का? देखिए, सरकार खुद ही चुनौती है। जो कर्जे लेकर धंधा बांट रही है, वो सरकार केवल जो है जुमले फेंकने के और केवल जो है भ्रम फैलाने के अलावा क्या काम कर सकती है? मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूँ जी कि मध्य प्रदेश का बजट इसी मामा साहब की सरकार में पहले जो है एक विदेशी कंपनी से बजट बनवाया जाता था। उस कंपनी का नाम था प्राइस वाटर कूपर। वो कंपनी इनका बजट बनाती थी और पहले ये जुमले दिए जाते थे कि विदेशी कंसल्टेंट और विदेशी वो लोग हमारा बजट बना रहे हैं। वो दुकान इनकी लुट गई, फेल हो गई, जनता को कोई राहत नहीं दे पाए। फिर उन्होंने जुमले लगाए। अभी महीने भर पहले एक व्यवस्था की थी कि देश के जो है विश्वख्यात अर्थशास्त्री हमारा बजट बनवा रहे हैं। वो अर्थशास्त्रियों की दुकान पे लुट गए। अब इसके बाद अभी नारा दिया है आदरणीय ने कि जनता से पूछकर जनता का बजट बनाएंगे। अर्थशास्त्री कहाँ गए? पहले तो कुछ करनी चाहिए। अब जनता से पूछ के जनता का बजट बनाने की बात हो रही है, तो जनता की तरफ से मैं जो है मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा और सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा कि ये बता दें कि जनता को जो है ये पेट्रोल की, खाने के तेल की, चावल की, गेहूं की, ये जो है ये बिजली की, ये कीमतें, ये दरें कब कम होंगी और कितनी कम करके वो हमें जो है हमारे जीने लायक व्यवस्था बना दें। दूसरी चीज ये बता दें कि इस बजट में जिन लोगों के एरियर्स रोक रखे हैं, डीए रोक रखे हैं, जिनके जो है देंगे और केस रिलीज कर देंगे, ये समझा दें। और ये अगर वो करते तो ये जनता का बजट हो जाएगा। वो नहीं करेंगे तो जनता को ठगने के लिए जो पिछले 16 साल से 17 साल से प्रपंच चल रहे हैं, आगे भी जारी रहेंगे। जनता को इसको हासिल नहीं होगा। ठीक है। राजपाल सिसोदिया जी, एक बड़ा अच्छा स्कीम लेकर के आप आए कि विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र से 5-5 करोड़ के प्रोजेक्ट का डीपीआर हमें सौंपें। अच्छी बात है सर, जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए अगर आप उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस के विधायक, सर विधायक तो जनता ने चुने हैं ना, उनसे क्या आपको परहेज है सर? और अगर विकास ऐसे बीजेपी और कांग्रेस को देख करके होने लगा तो फिर तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जमाने में कोई बीजेपी को वोट देने से घबराएगा और बीजेपी के जमाने में कांग्रेस को। तो सर ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ नहीं है क्या कि आप केवल अपने क्षेत्र के, अपने पार्टी के विधायकों को यह मौका दे रहे हैं? अब कांग्रेस के विधायक देना नहीं चाहते तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर सभी का समावेश हो, सभी की आपका, सभी की योजनाओं, सभी की प्राथमिकताओं का, सभी वर्ग, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रयास किया है। वो बड़ा विनम्र प्रयास है।
कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है वो अपने क्षेत्र में किस प्रकार से आने वाले समय में विकास कार्य चाहते हैं या योजनाएं चाहते हैं, तो उनके लिए वो अपने क्षेत्र से 5-5 करोड़ रुपए के, अपने क्षेत्र के लिए 5 करोड़ के डीपीआर बनवाएं या मांग कर या सुझाव दे। तो इस प्रकार की जो बात करने का काम किया, ये स्वागत योग्य काम है। निश्चित तौर पर इससे जनभागीदारी बढ़ेगी और सरकार के कामों में, क्योंकि सरकार तो जनता की है ना, जनता के लिए है, जनता के द्वारा चुनी हुई, और भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी जनता लगा हुआ। तो काम तो बेसिकली अगर हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके मूल में वह हितग्राही है, वह व्यक्ति है जिसके सर्वांगीण विकास के लिए, उसके सामाजिक उत्थान के लिए या उसकी जो स्थान है समाज में उसका उन्नत करने के लिए या उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ही बजट और अन्य प्रावधान होते हैं, योजनाएं बनती वर्ष भर की। और उस योजना में अगर उसी का भागीदारी हो रही है तो उस भागीदारी का स्वागत करना चाहिए। तो कांग्रेस क्यों नहीं? मेरे मित्र, यही तो कांग्रेस की अप्रासंगिक होने का कारण है कि हर चीज में विरोध, अच्छे में भी विरोध, हर बात में विरोध, और उसी विरोध को करते करते कांग्रेस में इतनी नेगेटिविटी हो गई कि इनका विचार, इनका लीडरशिप, इनके कार्यक्रम, ये सब दब गए, ये सब गायब हो गए। अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सैकड़ों में जिनकी संख्या होती थी वो 2.5 में आ गए और 2.5 से भी नीचे पहुंच गए। अब इनको जनता ने इसीलिए नकार दिया है, इसीलिए नकार दिया है जनता ने इनको, जनता ने इसीलिए घर बिठा दिया है कि हर बात में विरोध करना, हर बार बीच में कूदना। तो यूपी में 6 भाग गए तो आपके साथ चले गए क्या? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस का रिश्ता ममता से, कांग्रेस का रिश्ता समाजवादी से, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तो बताओ। पड़ोसी के घर बच्चा पैदा होता है तो आप घुंघरू बांध के नाचने क्यों लगते हैं? पड़ोसी के घर बच्चा पैदा होता है तो आप घुंघरू बांध के पॉलिटिकल आना जाना चलता रहेगा सर, काम रह गया क्या ठीक है? और ये तो ठीक है सिसोदिया जी, पॉलिटिकली आना जाना चलता रहेगा, लेकिन ये बजट जो आ रहा है इसको लेकर बात करते हैं। ठीक है, आप कहाँ है उत्तर प्रदेश में, जरा ये भी तो पता ठीक है दीजिए वहाँ देखिए। अब मैं जाना नहीं चाह रहा था पर आप जा रहे हैं। यूपी नहीं जाएंगे सर, मध्य प्रदेश सर, एमपी मध्य प्रदेश में रहे हैं अपन, पर अब ये सर जा रहे हैं ना यूपी, कांग्रेस यूपी जा रही है। ठीक है, कांग्रेस की यही प्रॉब्लम है कि ये मुद्दे पे नहीं रहते हैं, कांग्रेस की यही प्रॉब्लम है कि ये विषय पे नहीं बात करते, इसीलिए इनको घेर। ठीक है सिसोदिया जी, ठीक है, मैं आता हूँ। पे बात करेंगे तो प्रासंगिक रहेंगे, प्रसंग पे बात नहीं करेंगे, ठीक है सिसोदिया जी, जाएंगे, अप्रासंगिक हो जाएंगे। ठीक है, निश्चित तौर पर जन भागीदारी से जब बजट बनेगा तो वह ज्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन सिसोदिया जी, मेरी आपत्ति इस बात को लेकर, मैंने पहले ही कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी आपत्ति इस बात को लेकर कि कांग्रेस के विधायक क्यों नहीं उस योजना में शामिल? उस स्कीम में कांग्रेस के विधायक अपने क्षेत्र का डीपीआर क्यों नहीं दे सकते सर, बताइए? कांग्रेस के विधायक क्यों नहीं दे रहे सुझाव? नहीं तो वो आप डीपीआर बना, उनसे मांगा नहीं गया, उनसे मांगा नहीं गया। देखिए वो लोग देना ही नहीं चाहते, वो लोग कुछ करने, डीपीआर ऐसे नहीं बन जाती है। डीपीआर बनाने के लिए पहले क्षेत्र में जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, समस्या के मूल में जाना पड़ता है, अधिकारियों को बुलाना पड़ता है, ठीक है सर, करना पड़ता है, सिसोदिया जी ठीक है सर। दिनेश जी मैं आपके पास आता हूँ। दिनेश जी, रोजगार को लेकर के बहुत कुछ कहा गया, हमने देखा, हमने सुना कि कोरोना की जब दूसरी लहर खत्म हुई तो सीधे सीएम ने बड़ा ऐलान किया कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ नियुक्तियां निकली और फिर अटक गई वापस, फिर ओमिक्रॉन या दूसरी फिर तीसरी लहर आ गई। तो रोजगार जो है, रोजगार के लिए खड़ा युवा अपने आप को कहां देखता है इस बजट के बीच? दिनेश जी आप सुन पा रहे हैं? जी सर, जी जी, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ आ रही है जी, आप बोलिए दिनेश जी। जी देखिए, यहाँ पर बीजेपी भी बैठी है और कांग्रेस भी बैठी। मैं मुख्यमंत्री की बात करूंगा, सरकार की तो सरकार की पार्टी की नहीं होती, सरकार राज्य की होती। हम हर एक युवा, हर एक व्यक्ति अपने राज्य के मुखिया से सवाल करना चाहता है और सवाल करने का, चाहे वो कमलनाथ सरकार रही हो, चाहे उस समय अभी हमारे जो है माननीय मामा जी की सरकार रही, दोनों ने हमें छला है। एक ने कहा कि हम हर साल 5,000 कांस्टेबल की भर्ती निकालेंगे, 1 लाख रोजगार हम देंगे, बेरोजगारी भत्ता के लिए बोल के गए, शिक्षक भर्ती 90,000 से ज्यादा पद खाली हैं। स्कूलों में जाके देखिए, एक एक शिक्षक सरकारी स्कूल को संभाल रहा है कि नेताओं के, मंत्रियों के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, सब जाके पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल।
ये जो मर रहे हैं ना, हम जैसे किसानों के बच्चे मर रहे हैं रोजगार के लिए, 2018 में भर्ती निकलती है, अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति पूरी नहीं हो पाई है। 2019 में एक भर्ती का वर्ग 3 की भर्ती, वो भी उसका नाम है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसका फॉर्म भरवाया गया, आज तक अभी पेपर नहीं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? 2020 में 2017 के बाद मात्र 4000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती निकलती है, उसका अब जाके पेपर हो रहा है, ज्वाइनिंग कब होगी पता नहीं। पीएससी का 2019 की भर्ती का सोचिए, मुख्य परीक्षा रिजल्ट अभी आता है कि ज्वाइनिंग कब होगी पता नहीं। अब बात करते हैं रोजगार की। आज वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के जो रोजगार विभाग, जो एक प्रकार से यहाँ पर रोजगार का डाटा बताऊं, 40 लाख युवा रजिस्टर्ड है, वो जो पढ़ा लिखा रजिस्टर्ड है, तो जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं उसका। तो ये जो जितने भी ये लोग वादे करते हैं, अगर वादों का 10% भी करते हैं तो कम से कम 34 लाख में 10% अगर भी निकलेगा बच्चा, तो 3.5 लाख जो बच्चा है वो रोजगार प्राप्त करेगा। बस इनके पास ऐसा नहीं कि पैसे की समस्या है, हर चीज के लिए पैसा, अगर पैसा नहीं तो विधायकों का वेतन कम कर दो थी, काय को दिक्कत ले, तो काय को ज्यादा इनको किसको डरे? इनको मध्य प्रदेश के लोग हैं, हम खा मार नहीं लेंगे, युवा ही तो हैं, ठीक है, इनके सैलरी कम कर दो, लेकिन रोजगार को, बच्चों को रोजगार दीजिए, समुचित व्यवस्था करिए, बेरोजगार विभाग बनाइए, उस बेरोजगार विभाग में एक IAS अधिकारी रखिए, एक मंत्री रखिए, और एक साथ में एक व्यक्ति रखिए बेरोजगार युवाओं का, जो उनसे जुड़ा हुआ है, उनसे मिल करके सरकार चले, तो चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार हो, तो युवा मात्र घोषणा का एक हिस्सा नहीं बनना चाहिए घोषणा पत्र का, वास्तविकता में रोजगार उसको मिलना चाहिए। और रोजगार देने के लिए आप जो चाहे एजेंसी, चाहे व्यापम हो, चाहे MPPSC हो, ठीक है दिनेश जी, इन दोनों एजेंसियों को निष्पक्ष पूर्ण करिए। कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, पता नहीं चलता पेपर कैसे लीक हो गया। क्या हमारे मध्य प्रदेश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते आप लोग? जब एक परीक्षा नहीं करा सकते तो क्यों ऐसे बैठे? किस काम के लिए CID बैठी है आपकी? किस काम का आपका इंटेलिजेंस बैठा? ये नहीं पता लगा सकता पेपर लीक कैसे हुआ? तो ठीक है दिनेश जी, आऊंगा मैं आपके पास, बहुत सारे सवाल और बहुत जायज सवाल भी हैं। मैं कपिल होलकर जी के पास आना चाहूंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं बातों को। कपिल जी, मैं माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर वेट इसलिए कराया कि आप तमाम बातें जो हैं वो सुन ले, पक्ष की, विपक्ष की, बेरोजगारों की। अब आप मुझे सर ये बताइए कि क्या बड़ा चैलेंज आपको नजर आता है सरकार के सामने इस बजट को लेकर, और क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए सर? कब होता है जब? देखिए, सबसे पहली बात, जब भी बजट की बात करते हैं, मैं कई वर्षों से विभिन्न चैनलों पे जा रहा हूं, और चाहे वो कांग्रेस के भूपेन भाई साहब हों या बीजेपी के प्रवक्ता हों, हम लोग कई बार साथ भी रहे हैं। मैंने हर चैनल पे एक ही बात कही है कि जब तक आप इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं देंगे स्टेट में, जब तक आप आधारभूत नीतियां नहीं बनाएंगे, जब तक आपकी नीयत नहीं होगी उन नीतियों को इम्प्लीमेंट कराने की, जब तक आप व्यापारी को एक परिभाषा बना दी गई है, चोर है व्यापारी, उसकी परिभाषा को नहीं बदलेंगे, क्योंकि सरकार के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि वो रोजगार बहुत सारे जनरेट कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। आप आज हम दूसरे स्टेट से अगर कंपेयर करें, तो दूसरे स्टेट में अगर आप तमिलनाडु में जाएं, अगर आप महाराष्ट्र में जाएं, वहां पे इंडस्ट्री लगाने के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो हमारे यहाँ ये सरकारें दे ही नहीं पाती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करते हैं, पर हम कई ऐसे व्यापारियों को जानते हैं जो यहाँ आते हैं और इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं और कुछ महीनों की मेहनत के बाद में वापस वो लौट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे प्रदेश की आज से नहीं कई वर्षों से रही है। दूसरी चीज, सरकार, मैंने जैसा आपको बताया कि सरकार एक सीमित रोजगार जनरेट कर सकती है, क्योंकि सरकार की भी आमदनी नहीं है। सरकार की आमदनी बढ़ने के लिए आपको फिर वही करना पड़ेगा, आपको रोजगार पैदा करना पड़ेंगे। रोजगार पैदा करने के लिए आपको आपके प्रदेश में क्या क्षमता है इसको देखना होगा। आपको टूरिज्म आपके प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावना है, पर सरकार आज भी कुछ निजी हाथों को और कुछ बाकी बचे कुछ उनके जो सरकारी टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके भरोसे चल रही है। क्या आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं? आज भी हमारे यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी सबसे बड़ा इशू है। तो टूरिज्म, जब तक प्रॉपर एयर कनेक्टिविटी नहीं होगी, टूरिज्म डेवलप नहीं होगा। दूसरी चीज कि आपके पास में आज आपकी आमदनी, आप रोज कर्जा ले रहे हैं, आप तनख्वाह कर्जा लेके बांट रहे हैं, कब तक कर्जा लेते रहेंगे आप? आज सेंट्रल से कर्जा लेते हैं, कभी कहीं से कर्जा लेते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से बात जाते हैं।
ये कहीं तो आपको अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए आधारभूत 5 साल 7 साल नहीं 10 साल का प्लान लेके आना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट को आपको ये बोलना पड़ेगा कि आप हमारे यहाँ आइए, हम ये इंसेंटिव्स इस राज्य में आपको देने के लिए तैयार हैं, हम आपको बिजली सस्ती दर पे देने के लिए तैयार हैं, तब वो रोजगार बनेगा, तब हम एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। आज ऐसा नहीं है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा नहीं है। ठीक, अगर आप आसपास के हमारे खुद के आसपास के परिवेश में देखिए, हमारे अगल बगल में हमारे परिवार के कितने इंजीनियर, कितने अच्छे डॉक्टर्स और कितने अच्छे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स दूसरे शहरों में जाके, दूसरे राज्यों में जाके, दूसरे देशों में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, वो वहां की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है सर। कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है? एक बात बताइए, अपने बूढ़े माँ बाप को इस शहर में छोड़ के कौन जाना चाहता है? बट यहाँ रोजगार नहीं होने से वो परेशानी है। तो हमारी वर्तमान सरकार को केवल रीजन वाइज, ये अच्छी बात है, मैं देखिए इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि उन्होंने डीपीआर मंगाई, मैं राजनीतिक भाषा नहीं समझता, राजनीतिक मुद्दे पे जाना भी नहीं चाहूंगा, पर मेरा मानना है कि क्षेत्र का विकास तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो होना भी चाहिए, बट उसके साथ साथ आपके पास में बजट एक ऐसा मौका होता है कि आप अगले वर्ष या 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष की आपकी प्लानिंग दिखाएं कि हम किस तरीके से एक अच्छे इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है कपिल जी। भूपेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि इसी देश में जहां बीजेपी की केंद्र में सरकार है, उन्होंने प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम लेकर के आए, और उस स्कीम के बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा कंपनियां विदेशों से आई हुई जो हैं वो भारत में बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, रोजगार भी देती हैं, इकोनॉमी में भी हमारी बहुत सपोर्ट करती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो छोटे व्यापारी हैं या जो आने वाले इंडस्ट्रीज हैं वो परेशान होती हैं। हालांकि सिंगल विंडो की बात पिछले 20 सालों से सुन रहा हूं मैं मध्य प्रदेश में, उसके नाम पर हम देखते हैं कि यहां वहां बातें हो जाती हैं, पर वो सिंगल विंडो कहां है मुझे नहीं पता। कोई मुझे एड्रेस दे दे कि इस विंडो पर जाइए और सारे काम यहीं से हो जाएंगे, ऐसा तो मुझे आज तक कोई जादुई दरवाजा मिला नहीं। तो मुझे ये बताइए कि जब बीजेपी की ही सरकार केंद्र में एक फॉर्मूले को चल करके उस पर अच्छा काम कर लेती है, सक्सेस अचीव कर रही है, तो मध्य प्रदेश में उनमें उस चीज को लेकर क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि देखिए, अगर कहीं कुछ सक्सेस मिल रही है, अच्छा काम हो रहा है, तो उसे फॉलो किया जाना चाहिए। जो है भारत की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वहां भी जो है बिक रहा है हिंदुस्तान, और ना वहां पर कोई इन्वेस्टर आ रहा है, और मध्य प्रदेश में तो आ ही नहीं रहा है। 16-17 साल का रिकॉर्ड है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा एक बहुत अच्छा है, अभी दिनेश सिंह चौहान बहुत अच्छी बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ऐसी साफ गोई और ये जवानी का जोश जो है हिंदुस्तान के बच्चों में होना चाहिए, तब ये देश सुधरेगा जी। ये जो समस्या है, ये है 40 लाख आज रजिस्टर्ड जो है पढ़े लिखे बच्चे हमारे बेरोजगार हैं। सरकार का क्या ध्यान है उन पर? 16 साल की, 17 साल की सरकार होती है, इसने जो है, और अभी आपको और बता दूं कि 46 लाख मजदूर श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है दिल्ली के। 1 करोड़ लोग ये बेरोजगार हो गए मध्य प्रदेश, मजदूरी नहीं दे पा रहे हम लोग। आज हालत ये है कि 16 लाख मजदूर जो है कंधे पे अपने बच्चों को बिठा के और सर पे अपना जो है बक्सा रख के मध्य प्रदेश में लौटे थे कोरोना की महामारी। ये सरकार उनको रोजगार नहीं दे पाई, मनरेगा का रोजगार नहीं दे पाई। उनमें से 3 लाख लोग पलायन कर गए। आप रिपोर्ट पढ़िए, 3 लाख बच्चे एडमिशन जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन है वो है जिनके माता पिता को वापस पलायन करना पड़ा है रोजी रोटी की तलाश। उन बच्चों को एडमिशन नहीं दे पाई स्कूल में ये सरकार। ये हालत है। 9000 से ज्यादा बंद हो रहे हैं। इन्होंने अभी जो समस्या उठाई, कितनी बड़ी समस्या उठाई है चौहान जी ने, मैं उनकी तारीफ करूंगा कि आप जो है एक शिक्षक से स्कूल चल रहे हैं। आप तमाशा कर रहे हैं इस मध्य प्रदेश। पात्रता परीक्षा ले ली, उसके बाद लटका के रखा है। कम से कम 5 लाख नौजवान ऐसे घूम रहे हैं सड़क पर, जिन्हें आपने किसी न किसी परीक्षा में परीक्षा दिलवाई, फीस बटोरी, उनको जो है सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद वो बेरोजगार घूम रहे हैं। आज तक आपने उनको जो है ड्यूटी नहीं। कई लोगों को 6-6 महीने की ट्रेनिंग दे दी और वो सड़क पर घूम रहे हैं, हजारों बच्चे। पीएससी का हाल उन्होंने खुद बताया चौहान साहब। ये परिस्थिति प्रदेश में है। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 40,000 करोड़ का भी कर्जा और लेना चाहती सरकार। प्लान क्या है? एक्सपेंसेस कहाँ पर होंगे? योजनाएं कौन सी हैं? अखबारों में विकास हो रहा है, अखबारों में जो है इंडस्ट्रियां आ रही हैं। अभी कहा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हर महीने 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे
और उसके दूसरे दिन क्या हुआ मध्य प्रदेश में, ये होलकर जी जानते हैं, इनसे पूछे। यहाँ बैंकों से भगा दिया बच्चों को जिनकी जो है लोन सैंक्शन हो चुकी, कि सरकार उनकी सब्सिडी नहीं दे सकती, इसलिए उन्होंने लोन विड्रॉ कर लिए लोगों, सैकड़ों लाखों बच्चों के। आप उन्हें रोजगार दे रहे हैं कि आप उनका मजाक बना रहे हैं? ठीक है सर। और ये जो मजाक बनाने वाली सरकार ठीक है सर, ये क्या देगी बजट में? ये ठीक है। राजपाल सिसोदिया जी, अंतिम कमेंट में आपसे लूंगा। दिनेश सिंह चौहान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको उम्मीद है कि इस बजट में कोई राहत मिलेगी, या लगता है कि हर बार सियासत होती है और इस बार भी सियासत हो जाएगी और बेरोजगार वहीं खड़ा रह जाएगा जहां पर है? दिनेश जी। जी सर, जी देखिए, मेरी आवाज आ रही सर? मैं एक बार इसलिए पूछ लेता हूं क्योंकि नेटवर्क की सुना। आवाज आ रही मेरी? मिल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। जी सर, मेरा सिर्फ ये कहना है, बेरोजगारी के लिए बजट तो हर साल आता है सर, चाहे वो लॉकडाउन लगा हो चाहे ना लगा हो। बेरोजगारी को दूर करने के लिए पहले संवेदनशील बना जाता है। जब आप संवेदनहीन हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि बेरोजगारी किस आलम में है और बेरोजगार किस आलम में जी रहा है। मामा जी को हर चीज के लिए टाइम मिल जाता है। यही वो भांजा भांजी है ना जिसको लट पड़ते हैं 4 सितंबर को। अरे कांग्रेस का नाम लगा देते हो यार। इस देश में दूसरा भी व्यक्ति है, हम आंदोलन करते हैं, कांग्रेस को लगा दिए, कांग्रेस करवा रही है। अरे हमारा कांग्रेस से क्या लेना देना? कांग्रेस की सरकार है तब हम आंदोलन करते हैं। अरे कभी तो सोचो, वही भांजे भांजी जिनको उठा करके आप कहते हो आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट, लठ भांजते हो आप लोग। जब सरकार नहीं सुनती है, जब तब तो हम जाकर के प्रदर्शन करते हैं, बाकी चीजें करते हैं। क्या हमें कोई मजा आता है इन सब चीजों करने में? हमें पढ़ने दो, अब हमें काम दो। अगर आप सरकारी नौकरी, कौन मांग रहा है कि आप सरकारी नौकरी दीजिए? आप कोलेटरल लोन दीजिए ना। इस सरकार ने 2 साल में, बताइए 2 साल में कितने लोग कोलेटरल लोन दिया है? आरटीआई लगाया हूं, मात्र 15 लोगों को मिला है, वो भी सैंक्शन पूरा नहीं हुआ है। 65 विभागों में मेरी आरटीआई लगी हुई है, किसी का जवाब नहीं दिया जाता है। कभी तो कभी बोल दिया जाता है सर आप क्यों लगा रहे हैं। ये समस्या ये नहीं है सर कि बजट में प्रावधान नहीं, बजट में एक अच्छा खासा प्रावधान कर, उस प्रावधान में कर सकते हैं कि हमें एक बेरोजगार, एक संघ के तहत या बेरोजगार आयोग बनाया जाए। बेरोजगार आयोग को कोऑर्डिनेट किया जाए पीएससी और व्यापम के साथ, साथ में एक बनाया जाए क्या, जिसके साथ श्रम विभाग या जो हमारे मध्य प्रदेश में जो श्रम ब्यूरो तरीके से एक जो सूचकांक जारी होता है, कहां पर वाकई में आंकड़े छुपाने का प्रयास मत करिए। आप रोग छुपाएंगे तो रोग बढ़ेगा। बताने का प्रयास करिए भाई इतनी बेरोजगारी एग्जैक्टली है। आप सीएमआई का डाटा लाके ठोक देते हैं हमारे ऊपर कि जुलाई में इतनी रोजगार बढ़ गया। अरे बाप रे, हम तो घर में पता नहीं चला रोजगार बढ़ गया 8%। ये क्या बेवकूफी वाली बात है? सौ की सीधी एक बात, आप इतने विशेषज्ञ बेरोजगार में बैठे हैं, आप इनसे सहायता लीजिए। हम बैठे हैं ना, मेरे साथ 40 लाख युवा जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश का पूरा बच्चा जो जानता है। जब भी हम बात करते हैं, हमें कांग्रेस और बीजेपी की नजर से मत देखिए। अगर कोई कांग्रेस का सीएम है तो क्या वो बीजेपी के लिए सीएम नहीं होगा क्या? या कोई बीजेपी का सीएम है तो कांग्रेस के लिए सीएम नहीं होगा क्या? ठीक है, बेरोजगार बीजेपी में भी है, बेरोजगार के बच्चे तो दिनेश जी, जी ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है। दिनेश जी, सिसोदिया जी, अंतिम मैं आपसे लेना चाहूंगा बस प्रतिक्रिया, क्योंकि नीति अलग चीज है सर, नियत लगता है कि उस तरह की नहीं है, नीतियां बना के छोड़ दी जाती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पूरे मनोयोग के साथ में, अपनी स्वच्छ साफ सुथरी नीयत के साथ में, पूरी संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं। इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ के युवाओं के हितों का संरक्षण करने की बात करने का काम हम कर रहे हैं। मेरे मित्र बहुत अच्छी बात कह रहे थे दिनेश सिंह जी, उसकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि बीजेपी या कांग्रेस का नहीं होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। और मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं तो वो फिर पूरे प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं। ठीक है सर। तो ये जो बजट बनता है, ये सिर्फ बेरोजगार को रोजगार देने का बजट नहीं है, ये देश के, प्रदेश के सभी नागरिकों के जीवन से लगाकर, तो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से लगाकर, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लगाकर तमाम बातों का इसके अंदर समावेश होता है। और उसी समावेश को करने का काम हम करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम विधायकों से और जनप्रतिनिधियों से और जनता से सीधे सुझाव मांगने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा आने वाला बजट और बेहतर आ सके। सुझाव सर बिल्कुल पेट्रोल की ना, ठीक है सर, समय खत्म हो गया सर। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में बजट एक बार फिर आ रहा है। लॉकडाउन, कोरोना और इन तमाम मुश्किलों के बीच आ रहा है, लेकिन मुश्किल लॉकडाउन और कोरोना से बड़ी है। मुश्किल महंगाई है, मुश्किल रोजगार है, मुश्किल व्यापार है,
मुश्किल खेती किसानी है, और इन तमाम मुश्किलों से क्या यह बजट पार पाएगा, यह बड़ा सवाल है। और एक बात तो साफ है कि नीति बनाने से कुछ नहीं हो रहा जब तक उससे एग्जीक्यूट करने की नीयत नहीं होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कपिल होलकर जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, राजपाल सिसोदिया जी, दिनेश सिंह चौहान जी, आपका हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।